ये ग्रुप पिछले 5 वर्षों से लगातार थिएटर के क्षेत्र में सक्रिय है। इन्होंने कई नाटक किए जैसे मुगल बच्चा, महारथी, दूसरा अध्याय, खामोश अदालत जारी और आज सन 2025 इनका एक नव मंचन सन 2025 जो लिखा है फ्रेडरिक ड्यूरनैक ने और इसका रूपांतरण किया है पीयूष मिश्रा जी ने और इसका डायरेक्शन किया है शिवम शर्मा जी ने। फ्रेडरिक ड्यूरनैक एक बहुत ही प्रभावशाली एवं बहुत ही संवेदनशील राइटर है। उन्होंने नैतिकता, सच्चाई, सत्ता जैसे कई विषयों पर पर्दा डाला है। तो आज हम सन 2025 जो इंसान के सच और झूठ के बारे में बताता है, जो एक लेखक और एक जासूस के बारे में बताता है और ये एक इंसान के स्वार्थ और टकराव की एक ऐसी कहानी है जो हम सबको प्रस्तुत है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने सारे फोन साइलेंट मोड पर कर लें ताकि हमारे कलाकारों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए तालियों के साथ शुरू करते हैं राज एंटरटेनमेंट या इंसान की प्रस्तुति सन 2025। Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect timing. Hasta la vista, baby. It was nice knowing you.
चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वक्त, इस पल, इस लम्हे अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आप कोई अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सच्चा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बता दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकर दर्शक दीर्घा में बैठा भले वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को यह खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। तो ये एक महान लेखक की महान स्टडी ठीक बहुत नजदीक आई है। देख के निराशा हुई, लेकिन मेरा यकीन कीजिए बिल्कुल शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडी बिल्कुल ऐसी दिखती है। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पर अलग अलग रंगों के पेन से करेक्शंस किए हुए हैं, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर्स, एक कैंची, एक एक खंजर, ये अभी तक यही रखी है, ये गलती से यहां रह गई। आप लोग कहेंगे टाइपराइटर, हाँ तो मैं उस मामले में जरा प्रिमिटिव यानी पुरानी किस्म का लेखक हूं, अभी तक टाइपराइटर पर लिखना ही पसंद करता हूं। इसे आप लोग मेरा वहम मान सकते हैं, पर हकीकत यही है। तो इस सारे झाड़ झंखाड़ के पीछे एक छोटा सा बार है, जिसमें ब्रांडी है, विस्की, स्कॉच, वोदका, रेड वाइन्स, 50 तरह की शराब सजी हुई है। लेकिन ये मैं कहीं से भी उस लेखक की जीनियस के बारे में कुछ नहीं बतलाता, इसकी बात हम करने यहाँ जा रहे हैं, और ना इसकी खासियत या खूबियों के बारे में, साथ में उसकी खामियों के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, आपको इस कमरे के बाईं तरफ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज तरतीब से सजी हुई है। इस .22 रिवॉल्वर को जाके टेस्ट को के हवाले कर देते हैं। लगता है मर्डर के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ ये बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, और ये बेशकीमती पेंटिंग्स, इनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर ही छोड़ता हूं। जरा गौर करते हैं अपने प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं मुझसे, मैं यानी कैरेक्टर के उस कैरेक्टर से जो मुझसे इंस्पायर करता है। मेरा मतलब है कि नाटक के उस कैरेक्टर से जो मुझसे इंस्पायर होता है। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं उसको हमेशा वैसे ही दिखाना चाहता हूं जैसा मैं दिखना चाहता हूं, लंबा, चौड़ा और काफी स्मार्ट। मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। बड़बोलेपन के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा, पर हकीकत यही है। चलिए गौर करते हैं आज के समय के बारे में। हिंदुस्तान में इस वक्त सन 2025 चल रहा है। आई नो आप कहेंगे कि ये तो सारे जहां में चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत जोर से चल रहा है। यहाँ ये वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहा है ना किसी ने, सारे जहां से अच्छा
मेरे हाथ में खाली गिलास। मैं अपने बाहर की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन अचानक रुक जाता हूं जब मैं देखता हूं कि बिना मुझसे पूछे मेरे शरीर में एक अनजान व्यक्ति घुस चुका है। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस है। वो दुबला पतला ट्रक जैसा दिखने वाला इंसान बिल्कुल अजनबी है। वो आदमी बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूं। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। आदरणीय ब्रह्मात्मा, मैं पिंकी हूँ, गांव दातिया कला। मैं आपके नॉवल में जो लड़की मरती है ना, वो मैं बनना चाहती हूँ। अगर मरना ही है तो फेमस नॉवल में ही क्यों ना मरे। ये लाल स्याही है, पर मेरा दिल बिल्कुल सच्चा है। आप लिखो, मैं रेडी हूँ। कुछ भी। पिंकी दतिया कला, मध्य प्रदेश। जमील, जमील, ये आदमी कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकालो इसे। आपके ड्यूरमेंट से लगातार संपर्क में हो, ये उससे खास ही विनती का ही परिणाम था। बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो। मैं कहना चाहता हूँ सलमान रश्दी से लेकर एडगर अलन पो ने जितने नॉवेल्स लिखे सब काल्पनिक है। वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है उसका। इसको निकालो यार। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? ये आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों से क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जमील, तुमने? जी ठीक है, जाओ। कौन हो तुम? सूफी, गड़गड़ सूफी। बड़ा अजीब नाम है। एक सेकंड, जाना पहचाना सा भी है। तुम वही हो ना जो बार बार खत लिख के मुझे परेशान कर रहे हो इतने वर्षों से? जी बिल्कुल सही। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। आप कहें तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लिखते नहीं हैं, आप याद कर लेते हैं। इत्तेफाक। आपके यहां स्मृति कहलाती है। मैंने नाम गिने और आपने पन्ने। आज कोई नहीं मरेगा, आज बस आपका झूठ। सूफी। मुझे वहां से एक ड्रिंक दोगे? बाहर से? बाहर से? खुशी से। लीजिए। पियोगे? हरगिज नहीं, मैं नहीं पीता। बिल्कुल नहीं। बस सावधानी बरत रहा हूं। आखिरकार मैं अपने समय के एक महान जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू? हिंदू था, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा हिंदू हो गया। आजकल मैं बौद्ध हूं। बड़े अजीब आदमी हो। जी, बड़े तो आप हैं। वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। आपको बता दूं कि वेदों से लेकर इस्लाम तक मैंने सब कुछ पढ़ा है। मैंने। मुझे एक और ड्रिंक दोगे? बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने। मैंने एडवाइस मांगी तो आपको खुद ले लेनी चाहिए। तो लूंगा ही। आगे बोलो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतनी सारी मैगजीन्स और इतनी सारी किताबें, मैं जायजा ले सकता हूं? क्या बात है, क्या बात है। विक्रम सेठ, ये विक्रम सेठ की सिग्नेचर है। ये देखिए, विक्रम सेठ की सिग्नेचर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। मैं भी इस नॉवेल्स को जानता हूं। सलमान रश्दी,
प्यारे परमात्मा को, मेरी दूसरी दुनिया का साथी। आज भी लोग प्यार और कत्ल में हमेशा वफादार होते हैं। तो तुम राइटर भी हो? मैं रीडर हूं, पढ़ता हूं। आपका सारा काम मुंह ज़बानी याद है मुझे। अकाउंटेंट हूं मामूली साहब, वो भी रिटायर्ड। इटावा में संपत और साझा कंपनी के लिए मैं काम करता था। चाहो तो बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न सोफे से घबराता हूं। देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत कमरा है। किराया भी उतना ही खूबसूरत। मैं समझ सकता हूं, किराए की बात मत कीजिए, बहुत ही महंगा होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो सपना है, क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई की धारावी नाम की एक चाल की एक खोली से आ रहा हूं। वैसे ये रूम चेन्नई में इससे भी सस्ता था। तुम चेन्नई में थे? जी, मैं चेन्नई में था। ठीक उसी वक्त जब मैं वहां था। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे, मैं वेलुपुरम के बहुत ही घटिया से गेस्ट हाउस में था। हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं, दिल्ली के मोरिया शेरेटन से लेके बनारस के रमदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? जी, मैं बनारस में भी था। अच्छा जी। देखो मेरे पास बहुत काम है और मेरे पास वक्त कम है मिस्टर गड़गड़ सूफी। जो भी हो, तुम्हें जो भी कहना है जल्द से जल्द कहो और कम से कम शब्दों में। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूं। देखिए, मैं बहुत गरीब हूं और आप मुझे, और तुम्हें पैसे चाहिए और पैसे मेरे पास है नहीं सूफी। और ध्यान से सुनो कि मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। बाकी रही बात पुलिसर अवार्ड से मिलने वाले इनाम के बारे में, हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही है। वो उतने होते नहीं जितना हम यहाँ समझते हैं। एंड नाउ प्लीज लेट मी डू माय वर्क। बी माय प्लीज। आदरणीय ब्रह्मात्मा, आदरणीय परमात्मा साहब, गेट आउट। आपने मुझे गलत समझा। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए, मैं तो इसलिए आया हूं, बल्कि अपने रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा था उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेके उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूं। खुफिया जैसे? भाई बतला रहा हूं, आप सुनिए तो मेरी बात। आप तो मुझे देख ही नहीं रहे। तुम अजीब व गरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। भाई देखो आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं आदरणीय ब्रह्मात्मा। परमात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। जब मैं अकाउंटेंट था तब मैंने कई खुलासे किए। मैं कई कंपनियों के लिए ऑनरेरी ऑडिटर रह चुका हूं और एक बार मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों अपंगों को दिए जाने वाले पैसों में घोटाला किया। बच्चा मेरे कोई था नहीं, बीवी को मेरे कैंसर हो चुका है, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो चुका था कि आपकी किताब मेरे हाथ पड़ी। आपकी किताबों को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला ले लिया और अपने आप को मैंने फुल टाइम इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताब? आपकी किताबें, आपकी कमाल की किताबें, आपकी अद्भुत किताबें हैं, आपकी चमत्कृत किताबें। जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाए, आज मैं खड़ा हूं अपने आदर्श के सामने। मेरा पद्म विभूषण है आप, सच में। क्या बात है। समंदर एक दूसरे छोर पर, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है, शाम की चिड़िया चहचहाने लगी है और आप आराम से बैठे बैठे यूं ही विस्की पे विस्की पी रहे हैं। क्या बात है। तुम में शायर बनने के सारे गुण हैं माय डियर गड़गड़ सूफी। माय डियर गड़गड़ सूफी। और ये सिर्फ आपकी किताबों का ही असर रहा है मेरी जिंदगी। सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है।
क्योंकि तुम अब भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। लगता है ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं लेके आया। जिंदगी फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं होती है बर्बाद में साहब। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूं उनसे। वैसे क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करते हो तुम? जी, किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करते हो? बहरे हो क्या? मैं करता हूँ लिटरेचर। लिटरेचर माने कि साहित्य। और आजकल का जितना साहित्य है, एडगर अल्लन पो से लेकर सलमान रश्दी से लेकर, सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मेरे पास प्रमाण होने के नाते मेरे पास ये। उठो उठो प्लीज, इधर आओ। आपके पास आओ। आइए ना, आइए ना। मेरे पास सबूत है, प्रमाण भी है। मेरे पास सब सबूत होने के नाते गेटे का खत भी लिखा हुआ है। उन्होंने आपके नाम। तुम क्रिटिक बनना चाहते हो? आदरणीय ग्राम मात में आपके कौन से बोलने की? जस्ट गेट आउट। लेकिन मैंने आपकी किताबों को उनके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की है, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखे। तो मैं आपकी किताबें पढ़ता हूं क्योंकि वे खास थ्योरी पे आधारित है, या यूं कह लीजिए आप, मेरी एक खास थ्योरी पे आधारित है आपकी किताबें। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में मैंने झांकना शुरू कर दिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल। ओह आई सी। आप न केवल अपने वक्त के सबसे कीमती और एक तरह के कर्तव्य लेखक हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे खूबसूरत रोमांटिक्स मर्डर सीन्स लिखने के लिए आपको ही जाना जाता है। मैंने कभी भी मर्डर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया सुखी। मैंने हमेशा इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की है। अब जाहिर है अपने पूरेपन में इंसान प्यार करने के साथ मर्डर्स करने की भी काबिलियत रखता है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के स्याह हिस्से को, या यूं कहें कि मौत के स्याह हिस्से को भी बेहद रंगीन और खूबसूरत बना दिया है। आपको आज हिंदुस्तान की पावन धरती पर यह मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। वो केवल मेरे पॉपुलैरिटी की निशानी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम मेरे नॉवेल्स ऐसे पढ़ते हैं जैसे पुलिस की रिपोर्ट्स। आपकी हीरोज की बात करना चाहता हूं। वो ना किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही उन्माद में करते हैं। आपको मालूम है वो मर्डर क्यों करते हैं? अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। आपके मर्डर में कोई भी मोटिव नहीं होता। यहां तक तो देखा जाए, कानून के हिसाब से भी मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता, और मोटिव यहां पे होता नहीं। और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स, या कहें कि नेचुरल डेथ्स हो। चलो मान लिया, लेकिन ये बात तुम साबित कैसे कर पाओगे? अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता हूं। क्या नाम है उसका, उस डॉन का? क्या नाम है डॉन का? क्या नाम है? डॉन पिक्सो। राइट, डॉन पिक्सो। वो वही है जो आजीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसके कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है। लेकिन देखिए, मैं आपके भी नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता हूं, लेकिन फर्क यही है, मैं अपने आप को भी किसी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा एक ही मोटो है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और बस आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते हैं। हर तरफ हैवान ही हैवान। जमील, जमील। यस सर। हमें आज सारी रात बहुत काम करना है। मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार तो ऑफर करो। हम इन्हें कुछ तो पेश करें जिससे इन्हें आनंद आए। ब्राजील, हवाना, क्यूबन। बस बस, धन्यवाद।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी सिगरेट पीना चाहता हूँ। यमुना भाई की सिगरेट है, सस्ती सी। Sure, why not? पी लूं? Jamin, light. और जाते समय वो खंजर वहां से ले जाना। फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही उम्दा पीस है और बहुत संजीदा भी है। ये तनाव में एक सिगरेट का कश लगाने का आनंद औरतों से संभोग करने के बराबर है। जमकर संभोग करो, लेकिन अपनी कहानी को भी आगे बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई और तभी मेरे हाथ में पड़ा आपका नोवेल। He was not a juvenile। मेरा पहला नॉवेल याद है मुझे। आपको मालूम है वो 11 साल पहले छपा था। तुम्हें पता है उसमें एक फिल्म भी बनी थी इंडिया में। हाँ, तो उसके राइट्स के लिए होड़ मच गई थी। मुझे मालूम है। डेविड धवन उस पर फिल्म बनाना चाहता था। डेविड धवन सिर्फ कॉमेडी बनाता है। शायद आपको उसके राइट्स अच्छे नहीं लगते। आप शायद भूल गए, दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है। लड़की बच जाती है, उनमें से 5 को फांसी हो जाती है। छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे चोरियां मानता है। यानी कहें कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा यानी अपरिपक्व, उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है। उस रेप के बाद हुए सड़कों पर वो हल्ले, प्रोटेस्ट, शोरगुल को धीरे-धीरे गायब होते देखता है। फिर 3 साल बाद उस चाइल्ड होम से निकलता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में पक्का, आवारा, मोटा, भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वहां से एक जर्मन डिप्लोमेट की वीडियो से मिलता है। पुरानी दिल्ली में एक एग्जीबिशन में अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। He charms her with his sweet talks and impresses her with his vast knowledge. उसे राजी करता है बरगद दरिया करा के होटल में चलने के लिए, जहां से वो सेड्यूस करता है शराब की मुसलमान में, अपने सस्ते चार्म्स में, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल आया है। He gets her drunk and convinces her that in India, everlasting love can be achieved through suicide only. Suicide only. वो उसे यकीन दिला देता है, मेरा रसूल खासकर हिंदुस्तान की कामन धरती पर कोई है, वो औरत पागलों की बड़बड़ा रही है, हंस रही है, रो रही है। Please, let me go. कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। Please, only once. Please, please. और उसकी जुबान से आपको ड्रेस होकर अपने आप को सेक्सुअल एक्सेसिव और डालती है। लेकिन वो लड़का अपने आप को नहीं मारता, हरगिज़ नहीं। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और बाहर चला जाता है। फिर वहां से एक मोतिया खान की बस्ती के पास से गुजरता है, एक मिशनरी की पादरी की हड्डियां तोड़ता है, उसका बटुआ छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता है। अब आप इसे एक एब्सर्ड प्लॉट कह लें, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में
ये हिचकोक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। इसको पक्का? जी पक्का है। सूफी, जी तुमने इटावा ना? हाँ, इटावा से आया हूँ। तुमने इटावा से दिल्ली आकर उन तंग गलियों की छान छापने की कोशिश की और जहमत उठाई जिससे कि तुम मेरी स्टोरी को तस्दीक कर सको। मेरे पास कोई चारा भी नहीं था श्रीमान, मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे खर्च करके मैंने अपने लिए ये न्यूज़पेपर्स उपलब्ध करवाए। ये देखिए न्यूज़पेपर्स, और बहुत सारे पैसे देकर दिल्ली के कांस्टेबल को इस काम पे लगाया कि उस कहानी को मेरे सामने हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसों पे बहुत जोर दे रहे हो भाई। कम पैसों में हिंदुस्तान की पावन धरती पर काम नहीं होता है श्रीमान। हाँ, ये भी सही है। तो क्या मालूम पड़ा? वो जर्मन की बजाय एक स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने सुसाइड कमिट की थी 11 जनवरी 2014 में। वो एक बहुत ही घटिया होटल में मारी पाई थी और उसी दौरान एक मिशनरी की पादरी को भी मारा गया था। उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बतला पाया और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इज बोर्ड, मेरा दूसरा नॉवल, आपकी दूसरी किताब। एक मास्टरमाइंड जो कि पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब है गॉड्स ऑफ बुक्स लॉर्ड सेलर का प्रेसिडेंट। एक पॉलिटिशियन जो मिलता है एक 16 साल की जवान कमसिन मुस्लिम लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पे मर मिटता है। आप कह सकते हैं सरगिर्दी का जवाब अरब सागर का उफान जस्ती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम है कि कड़कड़ाती बिजली बरसती बरसात रात के अंदर में होता है सबसे पहले रेत और उसके बाद बहुत ही दर्दनाक रेत के बाद होता है मर्डर। लेकिन साथ में बहुत ही खूबसूरत और पॉइटिक्स थोड़े से डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल्स, रेडियो पोल्स और उनके चीख के सायरेंस, हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेंस, जिसमें सब है छोटा सी कातिल की। वो बेहतर पॉपुलर है, करोड़ों दिलों के अंदर बसता है। अपनी सोशल सर्विस के लिए उस पर शक होना नामुमकिन नहीं। पाप वो लंबा है, चौड़ा है। वो तो उल्टे लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है, वहां पर एक पीस कन्वेंशन पे बोलने के लिए। जाने से पहले उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। सर चलिए फ्लाइट। इस तरह नोवेल किसी तरह ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म हो जाता है।
वेल डन सूफी, धन्यवाद। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होते जा रही है। उसी वक्त एक 16 साल की जवान कमसिन मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है। उसके बाद उसका कत्ल भी गुजरात अहमदाबाद में। और वो लड़की? कातिल की बात कर रहे हैं। हाँ, कातिल हमेशा की तरह कातिल पता नहीं। ठीक उस औरत की कातिल की तरह ना? ठीक उसी तरह बावजूद बेहतरीन और काफी पुलिस फोर्स के रहते, अगर आप इन पेपर्स पे नजर मारें, ये देखिए क्या है? लिस्ट है। लिस्ट? हाँ, जिसका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। जितना मैं देख पा रहा हूँ कुछ 22 नाम है इस लिस्ट में। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले हैं। लेकिन ये सारे तो मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट किया, कुछ अजीबोगरीब हादसों के शिकार हो गए। ये देखिए, छोड़ उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये इस हैदराबादी बेगम के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये उस जाहिरा से सिर्फ मेल भर खाती है जिसका आपका हीरो मर्डर बूस में गला घोट के मार डाल देता है। मैं उससे प्रमाणित कर चुका हूं ये सब कुछ बातें। बहुत ही लाजवाब लिस्ट है, बहुत अनोखी भी। मेरे 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है ये सब कुछ। और सिर्फ यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर एक्सीडेंट सुसाइड्स हुए हैं, वहां वहां पर श्रीमान किसी ना किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे। सच में? आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश औरत मरी। देखा जाए तो आप गुजरात अहमदाबाद में थे जब वो जवान कमसिन मुस्लिम लड़की मरी, और आप उन 20 जगह मौजूद थे जहां वो 20 लोग मरे। यानी कलकत्ता में सोनागाछी में आप थे, असम में भीलगिरी में आप थे, और केरला में निधिपुरा में आप ही आप थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं हर जगह था और आप हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब सूफी। वो मुझे लगना ही था श्रीमान, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने ही निगाह में। वो मेरे लिए एक संजीदा विषय था, वो एक मजाक नहीं था मेरे लिए, समझे ना आप? ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ा तुम्हें, मतलब इतना खर्च। तबाही की हद तक मैंने पेट काट कर किसकी यात्रा की, मैंने भूखा रहना सीखा। अब देखिए, अब ना ही मेरे जिस्म में इतनी ताकत बची है और ना ही मेरे जेब में पैसा। मैं एक जगह नहीं पहुंच पाया था, वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा 7 साल पहले। और हाँ, आपकी सालाना छुट्टी या तो अफ्रीका में मनती थी या कहें तो क्यूबा में। कोई फायदा नहीं होता सूफी, मैं वहां सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए जाया करता था। चलिए, मान लिया मैंने, ये भी मान लिया, पर जहां जहां आप थे वहां वहां मैं था। आप किसी 5 स्टार होटल में थे और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में। वहां वहां ये एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसको आपने बाद में एक मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। देखिए, फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो आना ही था। वो ये था श्रीमान, आपके काम और इत्तेफाक में संबंध क्या है? जाहिर है, क्या संबंध है सूफी? ये चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्मी जब मैंने इनको घनघोर कर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके नॉवेल्स बिल्कुल उसी तरह से घटित हुए हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी, या हो सकता है कि आपने इन्हें अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है। हो सकता है, मान लिया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि ये नोवेल्स वाकई में सच्चे वाक्य है, तो इन सब का कातिल कौन है? और क्या जवाब मिला तुम्हें सूफी? ये मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें आपके सारे हीरोज, आपके सारे कातिलों में से एक कातिल मानना पड़ेगा। ये सब लंबे चौड़े, अमूमन नंगे सीने के साथ ये कत्ल के मौके पर देखे गए, जरूरत से ज्यादा लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरह में सराबोर आपके वहशी और दरिंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और वो माफ कीजिएगा रमात साहब, वो आप थे। सच बोल रहे हो? एकदम सच बोल रहा हूं। फिर से सोच लो। ये कई बार सोच चुका हूं। तुम्हारा मतलब है कि मैंने ही हर बार? 21 बार। बाईस बार। 21 बार। वो हैदराबाद की बेगम का केस, ये देखिए अभी तक कंफ्यूजिंग है। मेरी लिस्ट है अभी भी, ये देखिए। मान लिया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा है। ये मेरा ठोका बजाय ठोस परिणाम है। मैं इस वक्त न केवल अपने समय के सबसे महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस समय मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ है। सूफी 22। चीटिंग कर रहे हैं अब आप। देखिए परमात्मा साहब, 21 लोग हैं। 21। चलो 21 ही सही। तुम्हें लगता है कि लोग ऐसी बातें सुनना भी पसंद करेंगे ये लोग, क्योंकि बातें उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सब कुछ। तुम मुझसे क्या चाहते हो सूफी? आपसे मैं देख रहा हूं कि आप अभी तक कितनी शांति से और समर्पण भाव से मंत्रमुग्ध होकर आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी इतनी ही स्पष्ट भाषा में आपसे कुछ और कहना चाहूंगा। बाकायदा तो पहले मेरा ख्याल था कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देता, और अब ख्याल बदल गया। लेकिन क्यों? मैं आपको 10 सालों से देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि आपने कितनी जज्बे से अपनी कला को आपने निखारा है, संवारा है, और कितनी समझदारी से आपने अपने शिकारों को चुना और अपने काम को आपने अंजाम दिया है। तो मुझे एडमायर करते हो? जी, बुरी तरह से। एक निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार? दोनों। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया, उतना ही मैं आपकी साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूं। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूं, और आपके आर्ट की खातिर ये महान बेशकीमती त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं। और बदले में मुझसे क्या चाहोगे? बदले पीठ थपथपा दीजिए। थपथपा दीजिए पीठ। कब तक दीजिए, जाओ। मुझे टोकन चाहिए। टोकन? 2 लाख रुपए का। महीना या सालाना सूफी? महीना चलेगा। चलेगा महीना।
तो जिससे मैं आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा प्रशंसक और ताबेदार बनकर रह सकूं, आपका प्रिय रोल मॉडल बनकर, आपका प्रिय आगंतुक बनकर। जी माय डियर सूफी महाराज, जी मैं भी यहाँ इस वक्त तुम्हारे सामने कन्फेशन करना चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में आए हुए आज तक के सबसे महान व्यक्ति हो। तुम्हारे टैलेंट और तेज तर्रार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचाया है। तुम सही निष्कर्ष पर पहुंचे हो। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। आप कबूल करते हैं? हाँ, मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत को कबूल करते हैं आप? वो स्वीडिश औरत, ये जवान कमसिन मुस्लिम लड़की को कबूल करते हैं? हाँ, वो कमसिन लड़की भी। ये जोधपुर की तलाकशुदा महारानी? वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी और साथ में हैदराबादी बेगम का भी नाम जोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। हैदराबाद की बेगम? नहीं, उसका नाम नहीं गिना जाएगा। ये देखिए, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक मृत्यु मरी थी। चलो उसे छोड़ो। लेकिन आपने पूरे 21 लोगों को मारा है। आपने मारा 21 लोगों को। पूरे 21, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये पल मेरे लिए महान है। मेरा भगवान जानता है कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। सही कहा सूफी, तुम्हारी जिंदगी इससे आगे कहीं नहीं जाती। सर, वो ब्रिटिश बिजनेसमैन की बेटी अलेक्सा को आप फिलहाल अंदर जाइए प्लीज। ब्रिटिश बिजनेसमैन की बेटी है अलेक्सा, वही है जो आपसे लगे हुए रूम में रह रही है। शिकार आपकी अगली? कोई हरगिज नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। सूफी, बावजूद तुम्हारे समझदारी और चालाकी के तुमसे एक भूल हो गई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि रात के अंधेरे में अकेले मेरे कमरे में आओगे और मुझे मेरे ही व्यक्तिगत जीवन के बारे में खतरनाक तथ्य बताओगे, और वो खतरों से खाली नहीं होगा। आपका मतलब आप मुझे मार भी सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल था परमात्मा साहब, मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा ले लिया था। तो आई सी। और बहुत ही शांति से मैंने हर तरह के एहतियात भी बरत लिए थे। अच्छा। एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आपके रूम के ठीक नीचे ठहरी हुई है। एक थाईलैंड का एम्बेसडर आपके बाएं वाले रूम में, और इस वक्त ठीक नीचे आर्चबिशप ऑफ रोम का डेलीगेशन ठहरा हुआ है। आप शायद भूल गए, एक जोरों की यहाँ पे मुझे चीख मारने की जरूरत है। कल सुबह के मुख्य पृष्ठ पर ये घटना बड़े बड़े हरूफ में छप जाएगी, तो आपको मुझे बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा, जिसके लिए जहर इकलौता हथियार हो सकता है आपकी। बहुत खूब, इसमें तुमने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया था। हाँ, तेरा नाम फिर से आ गया। तो स्कॉच जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पी है स्कॉच पेन, बस। और इसलिए सिगार भी मना कर दिया था। सागर अंबानी भूल गए आपने कैसे मारा था उसको? हवाना सिगार का सिरा आपने जहर में डुबो कर। उसके I remember. मेरे पास भी या मैन, ऐसे ही मारा था। आई रिमेम्बर। लेकिन तुम्हें किसी और तरीके से मार दूं तो? इटावा से आए हुए एक मामूली आदमी हो तुम, गायब भी हो जाओगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सूफी, इटावा को मामूली मत समझिएगा। तो देयर ही गोज़ अगेन। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहां पर। 4 मॉल खुल चुके हैं। आपकी टीवी से लेकर रियलिटी
रियलिटी शोज की धमक गूंजती रहती है हवा में, और शायद आप भूल गए ये कल्चर गरज के बरसता है सिर्फ वहां पर। बस यही चूक गए सूफी। आजकल कल्चर गरज के बरसता तो सिर्फ चांद के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती, वरना तुम्हें तो अपने बेसिर पैर के इन्वेस्टिगेशन का कब से एहसास हो चुका होता। तुमने वो साबित करने की कोशिश की है जो ना जाने कितनी बार कितने और लोग साबित कर चुके हैं। क्या मतलब ये कि दुनिया उसे कब से जानती है जिसे तुम्हें बेशकीमती राह समझकर अपने सीने में दबाए हुए स्टूपिड बॉय। नामुमकिन है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने हर न्यूज़पेपर्स, ये देखिए हर न्यूज़पेपर्स ये नाखूनों से छान मारा, किसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं। ये देखिए मेरे पास प्रमाण है, पन्ने। सच आजकल सिर्फ एक ही जगह मिलता है सुरेश, टैबलॉइड न्यूज़पेपर पर, या तो इवनिंग न्यूज के पन्नों पर, या तो मिड डे के मुख्य पृष्ठ पर। और ये सारे मेरे मर्डर्स के जिक्र से भरे पूरे हुए सूफी। तुम्हें क्या लगता है कि लोग वाकई में मेरे काम को हजम कर पाते अगर वो ये नहीं जानते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूं जो मैंने अपने इन हाथों से किए हो। सही कहा, आप अरसे पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सब कुछ अगर सच होता तो। मगर क्यों? क्योंकि आप जो है आप खूनी है, पेशेवर खूनी रहे हैं, इतने लोगों की जान ले गई, शर्म नहीं आई आप लोगों को? मैं आर्टिस्ट हूं सूफी। और हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे कहलाए गए। कम से कम मिडिल क्लास सोसाइटी तो यही मानती है। लुक एट एडगर एलन पो, लुक एट गेटे, इनको क्या नाम दोगे आर्टिस्ट दरिंदे का अलावा? और सिर्फ फिरता ही नहीं, शुरुआत में लोग हमसे भी घबराते थे कि हम दरिंदे हैं। बाद में इसी कारण की वजह से हमें इज्जत देना शुरू कर दिया। हम सामाजिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ते चले गए जब तक कि हम उसकी धुरी नहीं बन गए। और सिर्फ धुरी ही नहीं, हमें एक महान व्यक्ति के तौर पर स्वीकार लिया गया। और इसी स्वीकारोक्ति के साथ सोसाइटी की सारी रुचि हमारे प्राइवेट लाइफ में आके बंद हो गई। हमें उन इंसानों के तौर पर जाना जाने लगा जो अपने आप के लिए सब कुछ उपलब्ध करा सकते, और धीरे धीरे हम उन्हीं इंसानों के आंख के तारे बन गए जो अपने आप के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। हमारा आर्ट हमें अपनी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है सूफी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरे नॉवल मर्डर बदहूस के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं खुद मर्डरर नहीं होता? And let me show you something. Wait, let me show you something. देखो देखो इन लाखों करोड़ों खतों को जो इस कमरे में बिखरे पड़े हुए। इसमें हाई क्लास सोसाइटी की औरतें, मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, जवान कमसीन लड़कियां भी है, और इन सब की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे आने वाले नॉवल में मर्डर्स की पात्र वो हो। नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ शायद। तो सही वक्त पे जाग जाओ। सर चलिए, बॉलीवुड स्टार आपको बुला रही है। आप अंदर जाइए और हाँ, खंजर लेके आइए। सूफी, जब मैंने लिखना शुरू किया ना तो मैं ग्वालियर जैसे छोटे शहर में बस रहा था। शुरुआत में मैं लिखने के तरीके और विले सच्चे प्लॉट पे गौर करता था। कुछ एक इने गिने प्रकाशकों ने मेरी पीठ थपथपाई, बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़ेदान में फेंक दी। ठीक ही था। मैं वहां से दिल्ली भाग आया। दिल्ली में मैं मारा फिरता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। फिर दिल्ली में एक गैंग रेप होता है और उसमें से सबसे खूंखार कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है सूफी। और मुझे अचानक लगता है कि वाह वाह, मुझे मेरा हीरो मिल गया, और उस हीरो को मैंने अपने अंदर छोड़ दिया सूफी। और परिणाम जानते हो क्या हुआ? मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा सूफी। मैंने अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया। वो जमाना था अश्विन सांघी और चेतन भगत का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी में बेस्टसेलर्स आना शुरू हो चुके थे। मेरी पार की नजर समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होने वाला है। मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया उनकी सहूलियत के हिसाब से। मैंने सिर्फ आत्मकथाएं लिखी,
मैंने अपने स्टाइल पे गौर देना ही छोड़ दिया, जिससे कि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं। और इस तरह मैं नर पिशाच बन गया, मर्डरर, पब्लिक एनिमी नंबर 1। मेरी किताबें बैन की गई, जलाई गई। कुछ एक धर्म संस्थानों ने तो मुझ पर केस भी ठोक दिया, लेकिन मेरी किताबों की बिक्री और प्रिंटिंग बढ़ती ही गई। वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ी गई और बड़ी से बड़ी होती गई। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं सूफी। जिस किसी ने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है ना, वो कुत्ते समान अपने घाव को चाटता पाया गया है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज में गर्क कर दी है, इसलिए तुम सजा के पात्र हो। और मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। तुम्हें तो उम्मीद करनी चाहिए किसी और ही चीज की। चलो उठो ना, चीखो, चिल्लाओ। मगर क्यों? मुझे प्लॉट मिल गया। क्या? नया प्लॉट? मुझे नया प्लॉट चाहिए था। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। समय आ गया है नया काम शुरू करने का। आप अचानक ये पिस्तौल क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने ये पिस्तौल क्यों निकाली है? देखिए, मैं जा रहा हूं। मैंने ये पिस्तौल तुम्हें यहां से भेजने के लिए नहीं निकाली है सूफी। मैं हर चीज की कसम खा के कहता हूं। देखिए, मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं यहां से सीधा इटावा चला जाऊंगा। देखिए, फिर पीछे पलट के नहीं देखूंगा। तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे हो सूफी। मैं ये सब राज समझ के अपने सीने में दफन कर लूंगा। आपको किसी चीज की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरा सपना समझ के भूल जाऊंगा। सूफी, तुमने मुझे एक नया नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया है, इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त यहां मरना होगा। क्योंकि तुम तो जानते हो मैं सिर्फ वही लिख सकता हूं जो कि मैंने भोगा होता है। तुम्हें तो पता है कि मेरी कल्पना शक्ति कुछ है ही नहीं। मैं उन्हीं मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूं जो कि मैंने अनुभव किया हो। लेकिन मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा सूफी। लाखों लोग तुम्हें देखेंगे यहां पे खड़े हुए, आंख और मुंह खुला हुआ, खौफ के सैकड़े कीड़े बिलबिला रहे होगा और फोटो के किनारे से थूक भी छिड़क रहा होगा। तुम एक 2 टके का अकाउंटेंट जो अचानक अपने रात के सपने को तोड़ता है और पाता है कि सच कितना खतरनाक होता है। ये बंदा मुझे मार देगा। बॉलीवुड स्टार, किधर का एम्बेसडर? थाईलैंड का एम्बेसडर, आग बिशप, जिसने अपनी सारी जिंदगी सच का हवाला देते हुए बिता दी। कोई आया? अरे राक्षस है। जान ले तूने। राक्षस। मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूं सूफी, और मैं इतना जानता हूं कि पिछले सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट सेलर। तुम्हें क्या लगता है
मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में। मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बाहर पे 2 पैक पीना पसंद करता और बाद में बीच में चहलकदमी करना पसंद करता, बावजूद इसके कि सारी रात बैठ के तुम्हारे मौत का खूनी वृत्तांत लिखो। हाँ, मुझे 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 माफ कर दो मेरे मालिक। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। मुझे छोड़ दीजिए। उठो। 8 नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। नहीं तुम्हें मरना होगा। नहीं, मैं सब भूल जाऊंगा। सूफी, तुमने ब्रह्मात्मा को नंगा देख लिया है। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे नया नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया है। मुझे छोड़ दीजिए ना। प्लीज, यू हैव टू डाई। नहीं ना। नहीं मरना। और हाँ, जाने से पहले एक क्लैरिफिकेशन। एक किस नहीं, 22 मर्डर से। नहीं, मैं और तुम हो मर्डर नंबर 23। क्या हुआ सर? अरे कोई चीखा? आगंतुक अचानक बालकनी से कूद गया। चलो उसे छोड़ो। Sir, I'm really sorry, sir. I'm the manager of this hotel. वर्क मैनेजर, क्या हो रहा है? मैं बेहद मुआफी चाहती हूँ सर आपसे। आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी नीचे गुलाब की झाड़ियों में अपने कुचले हुए सर के साथ पड़ा हुआ है। दरबार से बहुत देर से देख रहा था सर। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रहा था। भगवान का शुक्र है कि उसके गिरने से किसी को भी चोट नहीं पहुंची। This is not done. See to it that मुझे कोई और डिस्टर्ब नहीं करे अभी। अरे it's my duty, Mr. Brahmatma. Anything else, sir? Nothing. You can go. Thanks. Okay, sir. जमील, जी सर। मुझे एक ड्रिंक देना प्लीज। जी। जमील, जी सर। हमारा यहाँ का पर्पस पूरा हो गया। हम कल खबरें यहाँ से डायरेक्ट उठेंगे। सर, मुंबई से पहाड़ों के बीच जाना हमारी सेहत में कुछ इजाफा ही करेगा। सर मैं तैयार हूँ। वो टेबल्स पे कुछ पेपर्स पड़े हैं, जरा लेके आना। जी। सर ये तो कुछ नाम लिखे हैं। ओ नामकरण, बड़ा नाम पड़ रहा है। इधर लाओ। लाइटर निकालो, लाइट करो। ये सिर्फ नाम है और नाम जरूरी नहीं होते। जाते समय वो बैग वहां से लेके जाना और उसे डिस्ट्रॉय कर देना। वर्किंग टाइटल, हाउ डिड आई किल माई गेस्ट? वाई डिड आई किल माई गेस्ट? Did I really kill my guest?
चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वक्त, इस पल, इस लम्हे अपना बेइंतहाई पर समझता हूँ कि आप कोई अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सज्जा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर बहरहाल मैं अपने आप को यह खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे इस कहानी पे भरोसा करेंगे। थोड़ा नजदीक है। Guys, give a huge round of applause to Sasha. All the cast and crew, please come and introduce themselves. सारे cast and crew please आ जाइए स्टेज पे। नमस्ते, मेरा नाम है आरती पंडित। इससे मैंने 3 कैरेक्टर किए थे, रशियन मेकअप आर्टिस्ट, स्वीडिश की डिप्लोमेट बीवी और एक जवान कमसिन लड़की, और उसके बाद लास्ट में जो आप साथ देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश जैन है, इन एक्टिंग ड्रामा में आंसर और नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम चौरसिया। मैंने परमात्मा के मैनेजर का कैरेक्टर निभाया और मंत्री के साथ में उसका एक गनर और आखिर में मेरा नाम है विराट सुमित और मैंने परमात्मा की आत्मा का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अनुरा है। मैंने होटल मैनेजर और नर्स के साथ का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम है और मैंने सूफी की भूमिका निभाई। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और मैं एक दरिंदे पॉलिटिशियन का किरदार शिवम शर्मा और असिस्टेंट डायरेक्शन किया था विराट सुमित जी ने। इस प्ले के प्रोड्यूसर सो कॉल्ड यंग प्रोड्यूसर हमारे विशाल दुबे जी। सो लाइट में थे हमारे दिनेश दादा। हमारे भाई हिमांश जी। बोलो जैसे शर्मा जी। रमेश पाडवाल। निशांत जी, यशिका जी एंड दीपक एंड आदित्य जी। सो विजय जी, निशांत जी और यशिका जी, दिलीप जी, आप सब लोग आ जाइए स्टेज पे। Now I would request the guest of appearance राजा कमसे जी जो हमारे प्ले के बारे में 2 शब्द बोले हम सबका उत्साह बढ़ाए। इनके कुछ बोलने से पहले ही हमारा सौभाग्य है हो गया। मैं क्या कहूँ, आप सब लोगों ने परिचय दे दिया जिसने क्या किया है। आपकी तालियां उसका जवाब दे चुकी हैं। मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्ले रहा, बहुत अच्छी भूमिका आप सब लोगों ने निभाई और हमको देखने में बहुत आनंद आया। आई थिंक सबको आया होगा। तालियों ने बता दिया कि आप लोग ऐसे ही बस प्ले करते रहे और हम ऐसे ही देखते रहे सभी लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे ऐसे आते रहे और हम आपको देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 मिनट आप हमारे लिए आए तो हमारा भी कुछ फल पड़ जाए। प्लीज सर, प्लीज सर। आप सर आप ये सम्मान ये सर एक छोटा सा तोहफा क्या बात। सस्पेंस बरकरार है। ये क्लास ये हर जगह झाड़ और पौधे सब ये आते जाते तो हमारा हम यहाँ पे आपको पौधा देंगे और हर जगह एक मैसेज दे कि सबको एक एक पौधा अपने घर पे लगाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे हमारे थैंक यू ऑल। ऑडियंस में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज टमाटर Thank you.
पहिला पाणी बंद करा. अरे भैया भाई आपने बहुत अच्छा करा. अरे यार भाई मैंने बहुत टाइम बाद इतना अच्छा प्ले देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो डायरेक्शन था बहुत प्यारा था, प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी, और इसके कैरेक्टर जो थे इतने प्यारे प्यारे कैरेक्टर थे भाई, बहुत मजा आया, दिल से एंजॉय किया और बहुत बढ़िया प्ले था यार। थैंक यू सो मच ब्रो। हाँ जी, क्या कहेंगे आप प्ले के बारे में? मैम कुछ बोलना चाहेंगे प्ले के बारे में? सर कुछ बोलना चाहेंगे प्ले के बारे में? प्ले वाकई बहुत अच्छा था, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। स्पेशली जो डायरेक्टर साहब है शिवम है, उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था डायरेक्शन, और उनका एक्ट भी बहुत अच्छा था। चाहे वो जो राइटर थे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बाकी जितने भी एक्टर्स थे सबका बहुत अच्छा उन्होंने किया। बोलेंगे सभा में बोलिए। प्लीज आप और कुछ इंटोनेशन। मैं क्या कहूँ, राधे राधे। ये राधा रानी की कृपा ही है कि ये हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, आज से नहीं बहुत समय से, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके जरिए एक अच्छा प्ले देखने को मिला, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज देख के मुझे लगा कि वाकई कि एक अच्छा प्ले इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और इतने अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक, लाइट, हाँ मतलब सबने पूरे रंगमंच को एकदम समा बांध और दर्शकों ने जो उत्साह वर्धन किया वो साक्षात सामने दिखाई दिया। तो क्या कहूँ, लोग लास्ट तक टिके रहे, सस्पेंस बना रहा, और आप सबके पीछे आप पावर थे। मैं देख रहा था आप खड़े हुए थे वहाँ और सबको देख रहे थे। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आप सपोर्ट करते रहे, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। यस, आपके साथी हैं। राधे राधे राधे। Want to add something? You want to say something? Did you like the play? ऑफ कोर्स वेरी मच, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रियली इट वाज रियली आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा था। ईच एंड एवरी एक्टर, मुझे लगा ही नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने इतना अच्छा प्ले देखा। रियली इट वाज रियली गुड। थैंक यू। आइए माइक और किसको लगाई थी आप? माइक कहाँ है? तो पहले वो बताओ वो कहाँ है? वो है माइक कोर्ट में नहीं, इसी में लगा था। इसी में लगा
हेलो भाई कुछ बोलिए अपने के बारे में। बोला फिर भी बोलिए बोलना चश्मा लगा के बोलेगा ना लक्ष्मण भाई मेरा भाई से बोल बोल अरे चश्मा निकाल भाई यूं करेगा यार मुझे नहीं बोलेगा सुनो परमात्मा साहब से पूछो ना मिला लो ना सर किधर है माइक मुझे नहीं पता डार्लिंग मेरे